परिवर्तन की दिशा क्या है, इसके बारे में बहुत चर्चा चल रही है। पिछले साल में पूजनीय सरसंघचालक जी अपने विजयदशमी भाषण में जब दत्तोपंत जी के आर्थिक चिंतन के बारे में रेफर किया था, उस समय मीडिया में चर्चा में आ गया और दत्तोपंत जी का आर्थिक चिंतन के बारे में एक नया शब्द उन्होंने जोड़ दिया। जैसे मनमोहन सिंह के आर्थिक चिंतन के बारे में मनमोहनोमिक्स ऐसा कहते हैं, मोदी जी का आर्थिक चिंतन के बारे में मोडिनोमिक्स ऐसा कहते हैं। ऐसा एक नया शब्द दत्तोपंत जी के नाम पर भी आ गया, थेंगडिनोमिक्स। ये माध्यम के मीडिया के एक बड़ा वक्ता उन्होंने ये नाम दे दिया। उसी तरह दत्तोपंत जी का आर्थिक विचार के बारे में भी डिस्कशन अभी देश में चल रहे। और जब नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत के बारे में घोषणा की, उस समय भी हमारे आर्थिक चिंतन में एक नया दिशा आने वाले है, ऐसा एक सोच भी कई लोगों के मन में पैदा हुआ है। वहां भी एक नया दिशा क्या होना चाहिए, इसमें एक स्वदेशी चिंतन बिल्कुल उनके केंद्र में होना चाहिए, ऐसा भी विचार अभी देश में चल रहे। उसी तरह एक नया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसका रिपोर्ट भी अभी आया। उसमें भी हमारे शिक्षा प्रणाली में एक नया दिशा, एक भारत से केंद्रित दिशा, उसमें भी उल्लेखन किया है। इसलिए कुल मिलाकर भारत में अभी तक जो चिंता चलते थे, उससे एक यू टर्न होके एक नया चिंता के लाइन पर देश चल रहे, ऐसा सोच कई लोगों के मन में हुआ है। उसका अधिष्ठान कौन सा होना चाहिए, वो विचार कौन सा होना चाहिए, उसमें दो नाम अभी आ रहे हैं। एक तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय का नाम है, दूसरा है दत्तोपंत ठेंगड़ी जी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी या दत्तोपंत ठेंगड़ी जी एक नया विचार हमारे सम्मुख रखा है, ऐसा नहीं। ये तो हजारों साल पहले से होकर आज तक कई महान चिंतक लोगों ने हमारे सम्मुख रखा है, कई विचार रखा है। उसका एक नई परिस्थिति में एक नया रूप के रूप में इन्होंने रखा है। जैसे वेद काल में बहुत ऊंचा सोच उस समय भी थे, उसके बाद उपनिषद के कालखंड में भी ऐसा नया सोचा गया, फिर पुराण के कालखंड में आया था, फिर इस समय क्रांतिकार परिवर्तन महात्मा बुद्ध ने भी एक नया विचार हमारे सम्मुख रखा है। फिर आदि शंकराचार्य के कालखंड में उन्होंने भी क्रांतिकारी कुछ सोच हमारे भारत की चिंतन में लाया था। इसके बाद कई महापुरुष लोगों ने अपने विचार, युगानुकूल विचार उन्होंने रखा है। स्वामी विवेकानंद ने रखा था, और पूजनीय डॉक्टर जी, पूजनीय गुरु जी, ये सब लोग रखा था। अरविंद, तिलक, ऐसा कई लोग थे। महात्मा गांधी जी का नाम भी उसमें है। उसी तरह ये सारे विचार भारतीय चिंतन के बेस में, उसमें आधारित विचार है। स्वर्गीय दीनदयाल उपाध्याय जी की और दत्तोपंत ठेंगड़ी जी का, दोनों का विचार में क्या फर्क है? दीनदयाल जी का समय तो एक तरफ की नेहरूवियन सोशलिज्म, एक रशियन मॉडल ऑफ सोशलिज्म भारत में एक्सपेरिमेंट करते, ऐसा एक समय था। इसलिए उनका विचार सारा उसी वातावरण में वहां के समस्याओं को कैसे देखना है, वो उस तरह समय की चुनौतियों को कैसे सामना करना है, उसी डायरेक्शन आवाज आ रहा है ना जी सबको? नहीं आ रहा, लेकिन बुनियादी बात सब एक ही है। हम लोग को आ रहा है। नहीं आ रहा है। दत्तोपंत जी आवाज आ रहा है, समय आया, आवाज आ रही थर्ड वे में उन्होंने उल्लेखन किया था। उस समय 1990s में अचानक एक दिन में रशियन मॉडल ऑफ सोशलिज्म से आप लोग हल्ला मत करिए, एक तरफ हल्ला मत करिए भाई साहब, पूंजीवाद की तरफ उन्होंने, वो नेटवर्क का प्रॉब्लम है। एक तरफ की अमेरिकन मॉडल ऑफ कैपिटलिज्म, उसका नया नाम है ग्लोबलाइजेशन या एलपीजी रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ऐसा तीन पहलू में ये एक कैपिटलिस्ट रिफॉर्म्स उन्होंने देश में लागू किया था। उसी संदर्भ में एक नया सोच आर्थिक में, एक नया विचार सब आया। उसी संदर्भ में नया आर्थिक चिंतन को कैसे देखना है, ऐसा एक दृष्टि दत्तोपंत जी ने हमारे सम्मुख रखा है। उनका एक प्रसिद्ध किताब है थर्ड वे। उस समय उन्होंने
विश्व में प्रचलित दो प्रतिमानों के बारे में उन्होंने पढ़ा था। एक तो कम्युनिज्म, दूसरा कैपिटलिज्म। उसके बारे में बहुत गहराई में उन्होंने पढ़ा। लेकिन हमारे विचार के विशेषता क्या है? हमारे विचार की विशेषता यह है कि कम्युनिज्म केवल 100 साल पूरा करने में भी सक्सेस हुआ नहीं कि अक्टूबर रेवोल्यूशन क्रांति के 100 साल के पहले ये कम्युनिज्म का पतन हो चुका। और कैपिटलिज्म 300 साल के अंदर 30 संकट उसको सामना करना पड़ेगा। इसलिए इसके आखिरी संकट था 2008 में, जब एक वैश्विक वित्तीय संकट अमेरिका में वॉल स्ट्रीट से होकर पैदा हुआ था। इसलिए पूंजीवाद और कम्युनिज्म वो दोनों हार गए। इसलिए बिल्कुल एक तीसरा विकल्प होना चाहिए। तीसरा विकल्प कौन सा होना चाहिए? सालों तक, हजारों साल तक ये सक्सेसफुल हो चुका है, ऐसा एक विचार होना चाहिए। हम भारत के लोग इसके बारे में बहुत भाग्यशाली होता है, क्योंकि 5000 साल से सक्सेसफुली कोई बुनियादी बातों पर कोई चेंज नहीं है, परिवर्तन कुछ नहीं हुआ। ऐसा एक विचारधारा हमारे हाथ में है। इसलिए श्रद्धेय दत्तोपंत जी के वर्तमान परिस्थिति के लिए इसको थोड़ा रीशेप करके हमारे सम्मुख रखा है। जब 1990 में श्रद्धेय दत्तोपंत जी ने मॉस्को में एक वर्ल्ड ट्रेड यूनियन कॉन्फ्रेंस के लिए गया था, वहां चर्चा में आ गया कम्युनिज्म तो हार गए और कैपिटलिज्म भी ऐसे आइडियोलॉजी इट इज फेलिंग, तो उसका विकल्प क्या होना चाहिए, इसके बारे में गहराई में वहां चर्चा हुई। लेकिन उसमें सबसे बड़ा चुनौती क्या है? जो अमेरिका के लोगों ने एक चिंता पूरे विश्व में उन्होंने प्रचार किया था, ये कम्युनिज्म तो हार गए और ये केवल पूंजीवाद अभी बाकी है। पूंजीवाद के कई विकल्प नहीं हो सकते। देयर इज नो अल्टरनेट फॉर कैपिटलिज्म। इसलिए देयर इज नो अल्टरनेट, TINA, टीना, ऐसा एक सिद्धांत उन्होंने पूरे विश्व में प्रचार किया। भारत के बुद्धिजीवी लोगों के साथ भी, एजुकेटेड लोग, अर्थशास्त्रियों के मन में भी, और हमारे पॉलिसी मेकिंग लोग, एक्सपर्ट्स, ये सब लोगों के मन में भी ये चिंता जो यूएस ने प्रचार किया था, देयर इज नो अल्टरनेट टू कैपिटलिज्म, ऐसा सोच अभी भी है। इसलिए दत्तोपंत जी ने ये सोच को थोड़ा नकार करने के लिए उन्होंने अपनी सोच विस्तारित रूप से रखा था। बाहर के कई विद्वानों ने भी इसके बारे में सोचा था, जैसे अर्नोल्ड टॉइनबी ने बताया। अभी दत्तोपंत जी के विचार के बारे में हम चर्चा करते समय पहले एकात्म मानव दर्शन क्या है, इसके बारे में थोड़ा कुछ न कुछ जानकारी बिल्कुल होना चाहिए। एकात्म मानव दर्शन में एक नटशेल के रूप में दीनदयाल जी ने भारत का विचार, आर्थिक विचार, बाकी परिस्थिति के बारे में और समग्र विचार उन्होंने रखा था। दत्तोपंत जी ने जब विचार रखते समय उन्होंने बताया, हमारे भारत के कई विचारों के बारे में, कई मुद्दों के बारे में एक स्पष्टता होना चाहिए, कई शब्दों के बारे में स्पष्टता होना चाहिए। वोल्टेयर ने एक प्रसिद्ध वाक्य उन्होंने बताया है, उन्होंने बताया, डिफाइन यूर टर्म्स बिफोर यू डिबेट। जैसे इसम तो एक रिलीजन जैसे है, एक क्लोज्ड फ्रेमवर्क है, इसलिए हमारा विचार को इसम नहीं कहना, इंटेग्रल ह्यूमनिज्म ऐसा नहीं बोलना, इंटेग्रल ह्यूमन फिलोसफी ऐसा ही होना चाहिए। हिंदुत्व ऐसा ही बोलना है, हिंदुइज्म गलत शब्द है, हिंदुत्व मीन्स हिंदूनेस। उसी तरह एक शब्द है सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म का असली शब्द तो वर्ल्डली ऐसा है, जो लौकिक विषय के बारे में सोचते हैं, वो ये सेक्युलरिज्म। वो चर्च जब रिलीजन सब जगह दबाव में लाने के लिए प्रयास किया था, उस समय उसके रिएक्शन के रूप में सेक्युलरिज्म वहां डेवलप किया था। सो अभी कई लोग बोलते हैं धर्मनिरपेक्ष, ऐसा नहीं हो सकते। भारत की विचार क्या है? भारत की विचार सभी रिलीजन के बारे में, सभी पंथ के बारे में सर्वपंथ समादर होना चाहिए, यही हमारा विचार। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी सेक्युलरिज्म शब्द अभी यूज किया है। 1980s में श्रद्धेय दत्तोपंत जी ने एक भविष्यवाणी किया था। उन्होंने बताया, 1980s में बताया कि 10 साल के अंदर कम्युनिज्म का पतन होने वाले है। 10 साल के अंदर, 1990s के पहले
कम्युनिज्म का पतन विश्व में हुआ। अभी केवल 3 देशों में वो कम्युनिज्म बाकी है। उसी तरह जब थर्ड वे का किताब का फर्स्ट एडिशन 1995 में निकाल दिया था, वो किताब में 1995 में उन्होंने बताया 2010 के पहले कैपिटलिज्म का पतन भी हो जाएगा। लेकिन कैपिटलिज्म का पतन में एक ही विशेषता उन्होंने दिया, इट्स डिमाइज विल बी डिलेड, ये उन्होंने बताया। फिर उसका वो भविष्यवाणी भी सही हो गया। अभी 2008 में जो वैश्विक वित्तीय संकट वो शुरू हुआ था, उस समय विश्व के कई अर्थशास्त्रियों ने और कई विश्व के नेता लोगों ने, राजनीतिक नेता लोगों ने, उन्होंने बताया इट इज द डिमाइस ऑफ कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म मर चुका है, ऐसा उन्होंने कई लोगों ने बताया। इसी तरह उनका दोनों भविष्यवाणी वो बिल्कुल सही हो गया। ऋषि जैसे आदमी का भविष्यवाणी बिल्कुल सही होना ही चाहिए। अभी पूंजीवाद के बारे में जब उन्होंने चर्चा किया था, उन्होंने लियोनल रॉबिन्स ऐसा एक अर्थशास्त्री ने जो कैपिटलिज्म का डेफिनेशन दिया था, उन्होंने 2 मुद्दे उसमें अपना डेफिनेशन में जोड़ दिया था। एक तो असीमित चाहत, अनलिमिटेड वांट्स, दूसरा है सापेक्ष दुर्लभता, रिलेटिव स्केर्सिटी। पर्यावरण में जो रिसोर्सेस होता है वो बहुत स्केर्स है, लेकिन मनुष्य के चाहत तो अनलिमिटेड है। ऐसा पश्चिमी संस्कृति के अनुसार एक डेफिनेशन ये लियोनल रॉबिन्स ने उन्होंने दिया था। और लियोनल रॉबिन्स ने यह भी कहा कि ये अर्थशास्त्रियों का काम नैतिकता सिखाना नहीं, ऐसा उन्होंने बताया था। कैपिटलिज्म का एक कैरेक्टरिस्टिक्स के रूप में उन्होंने बताया, बिना शोषण पूंजीवाद को एक्सिस्ट नहीं कर सकते। उसी तरह मार्केट, फ्री मार्केट को एकदम कोई बिना कोई नियंत्रण के उसको छोड़ना है। तीसरा है उपभोक्तावाद, कंज्यूमरिज्म, एंडलेस कंज्यूमरिज्म। जितना कंज्यूमर फीलिंग, कंज्यूमर डिजायर बढ़ते हैं, उतना कैपिटलिज्म सशक्त बन जाएगा। ये उपभोक्तावाद। और एक है एकाधिकार, माने मोनोपोली। कैपिटलिज्म के बदल में, विकल्प में कोई आना नहीं। कैपिटलिस्ट एस्टैब्लिशमेंट सब मोनोपोली में आधारित है। फिर है व्यक्तिवाद, इंडिविजुअलिज्म। व्यक्तियों का, कुछ इंडिविजुअल का श्रेयस, इसके बारे में ये सोचते हैं। और फिर साम्राज्यवाद, इंपीरियलिज्म। कैपिटलिज्म एक बहुत बड़ा एक इंपीरियलिस्ट एक साम्राज्य बनाया है। उसका सम्राट है मल्टीनेशनल कंपनीज और डेवलप्ड नेशंस, ये सब उसका सम्राट जैसे अभी काम करते हैं। इसका परिणाम क्या हुआ? इन सब का परिणाम है असमानता, इनइक्वालिटी पूरे विश्व में फैला हुआ है। इसलिए उन्होंने बताया ये मोनोपोली और ये एकाधिकार वो स्थापित करने के लिए कई उपकरण पूंजीवाद ने स्थापित किया है। ये कि उन्होंने एक लिस्ट दत्तोपंजी बताता है, जैसे पेटेंट्स होता है, ब्रांड्स होता है, कॉपीराइट, ट्रेड नेम्स, लाइसेंसेस, कोटास, सुरक्षात्मक टैरिफ्स, कार्टल्स, पूल्स, ट्रस्ट, होल्डिंग कंपनीज, इंटर कॉर्पोरेट बोर्ड्स, इंटर कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट्स आदि बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट्स, टूल्स, उपकरण ये कैपिटलिज्म ने बनाया है। और कैपिटलिज्म के सोच में शिक्षा भी एक व्यवसाय है, ज्ञान उद्योग ऐसा नाम कर शिक्षा भी जाने जाते हैं। उसका परिणाम एक असंतुलित वृद्धि पूरे विश्व में अभी फैला हुआ है। भारत दत्तोपंजी पूंजीवाद के कई पहलुओं के बारे में भारत की विचार से एक तुलना करते हैं। पूंजीवाद में 2 तरफ की लोग होता है, एक तो लाभ कमाने वाले पूंजीपति और दूसरे वेतन नौकरी, ऐसा 2 चीज है। इसके बाहर बाकी लोगों को ज्यादा महत्व दिया नहीं। लेकिन भारत में ऐसा शार्प डिवीजन नहीं होता है। कार्ल मार्क्स में भी उसके आधार पर 2 वर्ग के बारे में बताया था, हैव्स एंड हैव नॉट्स, ऐसा बताया था। इसलिए ऐसा एक विचार भारत में नहीं था। भारत में शुक्र नीति में भारत के पुराने भारत के लेबर रिलेशंस के बारे में चर्चा किया था। वहां वेतन नौकरी के बारे में भी बताया है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा एक स्वरोजगार, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ज्यादा भारत में प्रचलित थे। और स्वरोजगार को भारत में एक नाम भी है, विश्वकर्मा सेक्टर। ऐसा विश्वकर्मा सेक्टर भारत की नौकरी का एक महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक थे। उसी तरह
संपत्ति का अधिकार किसको देना है। उन्होंने बताया आवश्यकता का आधारित होना चाहिए। स्वामित्व के बारे में कोई कर्कशता इसका आवश्यकता नहीं, और समाज अपना आवश्यकता के अनुसार स्वामित्व के नया नया मॉडल को खड़ा कर सकते। फिर उन्होंने पश्चिमी ये अर्थशास्त्र में डिस्कस करने वाले सरप्लस वैल्यू के बारे में, अधिशेष मूल्य, इसके बारे में उन्होंने चर्चा की। दत्तोपंत जी ने बताया कैपिटलिज्म में सरप्लस वैल्यू वो नियोक्ता के पास जाता है, लाभ के रूप में उनको मिलता है, और कम्युनिज्म में वो सरकार को मिलता है। लेकिन भारत में ये समाज को ही मिलना है। इसलिए आर्थिक चिंतन में, आर्थिक चर्चा में सब जगह समाज एक पार्टी होना चाहिए। जैसे इंडस्ट्रियल रिलेशंस में कई तरह का औद्योगिक संबंध में कई चर्चा होता है, सेटलमेंट होता है, कलेक्टिव बार्गेनिंग होता है, ऐसा सारी प्रोसेस में समाज बिल्कुल एक पार्टी होना चाहिए, कंज्यूमर एक पार्टी होना चाहिए, समाज का हित भी इसमें प्रोटेक्ट होना चाहिए। उसी तरह हमारे उद्योगों का नेचर क्या होना चाहिए, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा हमारे इंडस्ट्री का नेचर एक जॉब इंटेंसिव, लेबर इंटेंसिव होना चाहिए, एक श्रम प्रधान उद्योग देश में होना चाहिए वो। लेकिन कैपिटलिज्म मॉडल में हम क्या लाता है, वो पूंजी प्रधान है, कैपिटल इंटेंसिव, ये गलत है, ऐसा उन्होंने बताया। फिर दत्तोपंत जी ने ये वृद्धि, ग्रोथ के बारे में चर्चा करते समय उन्होंने बताया कैपिटलिज्म में क्या होता है, कुछ लोगों का वृद्धि, उसके साथ ही साथ कुछ न कुछ फायदा बाकी लोगों को मिल जाएगा, ये गलत है उन्होंने बताया। उन्होंने इसलिए एक अंत्योदय कॉन्सेप्ट उन्होंने हमारे सामने रखा था, आखिरी आदमी तक ये वृद्धि का फायदा उसको मिलना है। दत्तोपंत जी ने माओ से सिंह का एक प्रसिद्ध वाक्य उन्होंने बताया। माओ ने बताया मॉडर्नाइजेशन इज नॉट वेस्टर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण माने पश्चिमीकरण नहीं है, ऐसा माओ का एक प्रसिद्ध वचन है। वो बोलते हुए उन्होंने बताया ये सभी मापदंड पश्चिम से लेना ये भी उचित नहीं। जैसे हमारे शिक्षा प्रणाली में हमारे विद्यार्थी लोगों को विश्व में सबसे बड़ा साहित्यकार कौन है, शेक्सपियर का नाम आता है, ऐसा कई लोगों का नाम आता है। कालिदास से तुलना करते तो पश्चिमी का कालिदास जैसे, ऐसा शब्द में शेक्सपियर को परिचय करवाना है। उसी तरह नेपोलियन को पश्चिमी के समुद्रगुप्त ऐसा बोलना है। उसी तरह मैकियावेली उसको पश्चिम की कौटिल्य, उसी तरह हरकुलियन टास्क अंग्रेजी में बोलते हैं, ऐसा नहीं। ये भगीरथ यत्न, ये एक हमारे सोच में, शब्द में, हमारे बातचीत में ऐसा शब्द होना चाहिए। लेकिन फिर भी उन्होंने ये भी कहा कि अच्छे चीज जहां से भी आएंगे वो हम स्वीकार करना है, बाहर से आने वाले अच्छे बातों को हम स्वीकार करना है। सत्य, विज्ञान आदि बात बिल्कुल सार्वभौमिक है, इसलिए बाहर से भी वो स्वीकार करना है। ऋग्वेद में कहा है आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विशुद्धः, लेट नोबल थॉट्स, अच्छे सोच सभी जगह से अंदर आना है, ऐसा हमने बताया है। लेकिन पश्चिमी मूल्यों, ये यूनिवर्सल मूल्य है, ऐसा सोचना गलत है। पश्चिमी मॉडल ये यूनिवर्सल मॉडल है, ऐसा सोचना गलत है। पश्चिमी विचार ये यूनिवर्सल विचार है, ऐसा सोचना गलत है। उन्होंने पश्चिमी विचार के बारे में, मूल्यों के बारे में उन्होंने बताया कि उसका कंटेंट्स क्या है। एक तो मटेरियलिज्म, भौतिकवाद है, दूसरा है भोक्तावाद, कंज्यूमरिज्म, उसी तरह ह्यूमनिज्म, मनुष्य सभी के सेंटर में है, उसी तरह व्यक्तिवाद, ऐसा कई मुद्दों ये पश्चिमी वैल्यूज में आता है। ये सारा भारतीय विचार के विरुद्ध में है। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे बुद्धिजीवियों के बीच में ये सोच बहुत रूढ़मूल हो चुका है, और पश्चिमी और भारत के एक संवाद से ये मूल्यों में एक हार्मोनी वो भी ला सकते उन्होंने बताया। भारत के विचार के एक स्वभाव उन्होंने बताया वो वैज्ञानिक है, साइंटिफिक है। उन्होंने हमारे सभी सोच में, हमारे आचरण में, सब जगह ये वैज्ञानिक स्वभाव हम देख सकते। जैसे भाषा में, संस्कृत तो विश्व में सबसे साइंटिफिक लैंग्वेज है, कंप्यूटर में भी सबसे अच्छी तरह यूजफुल लैंग्वेज तो संस्कृत है, ऐसा बाहर के लोग भी मानते हैं। लेकिन पश्चिमी इतिहास में हमेशा रिलीजन और शास्त्र उसके बीच में संघर्ष हुआ था। जब शास्त्र का विकास हुआ था उस समय रिलीजन ने
उसको रोकने के लिए प्रयास किया। ये पश्चिमी इतिहास का, यूरोपियन हिस्ट्री का एक स्वभाव है। भारत में कभी भी ऐसा हुआ नहीं। भारत में विज्ञान का विकास और हमारे स्पिरिचुअलिटी, धर्म, इसका विकास भी एक साथ हुआ था। 1982 में भारतीय विचार केंद्र का उद्घाटन करते समय दत्तोपंत जी अपने भाषण में बताया, गांधी जी ने एक प्रसिद्ध वाक्य बताया। गांधी जी ने बताया, पश्चिमी सोच ऐसा है कि गॉड इज ट्रूथ। जो रिलीजन ने एक ईश्वर के संकल्प बनाया है, वो संकल्प ट्रूथ है, ऐसा वो मानते हैं। लेकिन गांधी जी ने बताया ये गलत है। ट्रूथ इज गॉड, जो सही बात है वो ईश्वर समान है, ऐसा उन्होंने बताया था। और टेक्नोलॉजी के बारे में दत्तोपंत जी बताते हैं, टेक्नोलॉजी जिसके हाथ में होते हैं उसके अनुसार वो टेक्नोलॉजी का रिजल्ट होता है। इसलिए सही हाथों में होना चाहिए। एक मोरालिटी के साथ, धार्मिकता के साथ ही टेक्नोलॉजी का यूज होना चाहिए। उन्होंने महाभारत के एग्जाम्पल देते हैं। महाभारत में अर्जुन के हाथों में पाशुपतास्त्र एकदम शांतिपूर्ण थे, लेकिन महाभारत में एक नीच कैरेक्टर है अश्वत्थामा, उनके हाथ में ये ब्रह्मास्त्र एक नरसंहार रूप में उन्होंने यूज करने के लिए प्रयास किया था। जापान के 2 शहरों में, हिरोशिमा और नागासाकी में, जब एटम बम डाला था, उसके बारे में डिस्कस करते समय उन्होंने बताया मोरालिटी टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ना है और टेक्नोलॉजी का ऊपर एक सामाजिक नियंत्रण भी होना चाहिए। इसके बारे में उन्होंने आल्फिन टोपलर के एक विचार वो डिस्कस करते हैं। और टेक्नोलॉजी हमारी परिस्थिति के अनुसार ही चयन करना है, इसके बारे में वो जापान के अप्रोच वो डिस्कस करते हैं। जापान में क्या है, जापान अपने परिस्थिति के अनुसार बाहर के टेक्नोलॉजी को स्वीकार करते हैं। उसके परिस्थिति के अनुयोज्य नहीं है तो उसको इनकार भी करते हैं। इसलिए जापान जैसे करते हैं ऐसी उसी तरह भारत में भी टेक्नोलॉजी को अपने परिस्थिति के अनुसार, यहाँ श्रम आधारित टेक्नोलॉजी होना चाहिए, श्रम प्रधान टेक्नोलॉजी होना चाहिए, पूंजी प्रधान नहीं होना चाहिए, ऐसा हम सोचना है। इसलिए इसके लिए एक टेक्नोलॉजी कमीशन हमेशा देश में होना चाहिए, ऐसा उन्होंने बताया था। प्रकृति के बारे में उन्होंने बताया, पश्चिमी सोच में एक तरफ की कार्टेशियन पैराडाइम, डेकार्टे वेस्टर्न फिलोसफी का फादर जैसे मानते हैं। वो डेकार्टे ने बताया मनुष्य प्रकृति के मास्टर है, इसलिए मनुष्य जो चाहते हैं इसी तरह प्रकृति को शोषण कर सकते, ऐसा उनका प्रसिद्ध सिद्धांत है। ये पश्चिमी विचार में रूढ़मूल थे। लेकिन भारत में प्रकृति को मादा जैसे मानते हैं, उसके दिव्य एक रूप से हम मानते हैं, पूज्य रूप से हम मानते हैं। ये सोच धीरे धीरे हमने पश्चिमी लोगों को भी सिखाया है। 1972 में स्टॉकहोम में एक इंटरनेशनल एनवायरनमेंट कॉन्फ्रेंस थे, उसमें हमारे प्रधानमंत्री जी इंदिरा गांधी गए। इंदिरा गांधी जी ने वहां अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त के बारे में वहां अपने भाषण में बताया। वहां मदर अर्थ, पृथ्वी मातरम, ये संकल्प, ये कंसेप्ट उन्होंने पश्चिमी जगत में रखा। इतना जल्दी वो कंसेप्ट उन्होंने अपनाया और पूरे विश्व में मदर अर्थ के बारे में चर्चा किया। ये एक तरह की पैराडाइम शिफ्ट, ये कार्टेशियन पैराडाइम में एकदम बदलाव वहां हुआ था। पश्चिमी मूल्यों का, पश्चिमी मॉडल का सारा क्रिएशन एक तरफ की यूरोपियन हिस्ट्री के बैकग्राउंड में बनाया है। यूरोपियन हिस्ट्री के बाहर कहीं भी कोई भी देश का इतिहास में ये डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म वो लागू अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन भारत में विश्व के बारे में, विश्व का संकल्प फ्रॉम ओशन टू ओशन, सब जगह पृथ्वी, जो भी पृथ्वी होता है सब उसमें होता है। पृथ्वी समुद्र पर्यंतम एकराट, ऐसा संकल्प है हमारा विश्व के बारे में। लेकिन पश्चिमी जगत में एथेंस से होकर न्यूयॉर्क तक है, वहां विश्व का इतिहास का सारे विचार। राजनीति के बारे में सरकार के मॉडल कौन सा होना चाहिए, गवर्नमेंट मॉडल। अभी कई लोग बोलते हैं ये डेमोक्रेसी अच्छा मॉडल है, ये अच्छा मॉडल है, ऐसा बताता है। लेकिन दत्तोपंत जी ने बताया, पहले भारत में करीब 13 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में चर्चा किया था।
श्री राम पट्टाभिषेक के समय जो पुरोहित लोग मंत्र उच्चारण करते थे, उसमें यह भी बताया देयर आर 13 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, वो मंत्र में बताया था। उसमें साम्राज्य, भोज्यम, स्वराज्यम, वैराज्यम, परमेष्टिम, राज्यम, महाराज्यम, जनराज्यम, विप्र राज्यम, समर्थ राज्यम, अधिराज्यम आदि 13 तरफ की गवर्नमेंट के बारे में चर्चा की है। एक निश्चित रूप से गवर्नमेंट होना चाहिए, गवर्नमेंट मॉडल होना चाहिए, ये भी ठीक नहीं। नया नया मॉडल भी इसके बारे में हो सकते। इस्लामिक अग्रेशन के पहले, इस्लामिक आक्रमण के पहले भारत में कोई भी राजा स्वेच्छाधिकार प्रयोग किया नहीं। जैसे सबसे शक्तिशाली साम्राज्य मगध साम्राज्य था, लेकिन उसी समय भी छोटे छोटे कई राजा शासन देश में थे, वो सब एक बिल्कुल स्वतंत्र रूप से अपने शासन करते थे। सम्राट के कोई इंटरफियरेंस उनके शासन में कभी भी हुआ नहीं। ये बात स्वर्गीय डॉक्टर अंबेडकर ने भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बताया था। भारत के संविधान में कौन सा पॉलिटिकल सिस्टम होना चाहिए, कौन सा सरकारी सिस्टम होना चाहिए, इसके बारे में जब चर्चा हुआ था, उस समय डॉक्टर अंबेडकर ने ये विशेषता वहां बताया था। उन्होंने बताया भारत में बहुत बड़ा शक्तिशाली सम्राट दिल्ली में शासन किया था, लेकिन हमारे गांव सब लोकल पंचायत की शासन में सर्व स्वतंत्र रूप से चलते रहते थे। वो दे वर नॉट वरीड अबाउट इन द कैपिटल सिटी ऑफ दिल्ली, ऐसा सोच के हमारा पंचायत सिस्टम एकदम शक्तिशाली थे। लेकिन दुर्भाग्य से डॉक्टर अंबेडकर का विचार को वहां स्वीकार नहीं किया। संविधान का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यही है कि भारत की सबसे शक्तिशाली पॉलिटिकल सिस्टम उस समय भी पंचायत सिस्टम थे, इतना विकेंद्रीकृत सिस्टम। लेकिन जब संविधान बनाया था उसमें उसके बारे में कोई परामर्श किया नहीं, केवल डायरेक्टिव प्रिंसिपल में एक जस्ट ये नाम बताया है, इतना ही है। केवल 1994 में पंचायती राज अमेंडमेंट लाया था, उस समय तक पंचायत सिस्टम के बारे में हमारे संविधान में नहीं था। फिर उन्होंने राजनीति में दो शब्द के बारे में चर्चा करते हैं, एक तो राष्ट्र, दूसरा है राज्य। और पश्चिमी विचार में, पॉलिटिकल थॉट में राज्य और राष्ट्र दोनों में एक ही है। वो कभी कभी नेशन स्टेट ऐसा भी बोलते हैं, उसमें बहुत कंफ्यूजन है, इसलिए यूनाइटेड नेशन ऐसा बोलना गलत है, तो जी बोलते हैं, क्योंकि कई देश ऐसा है उनको उसमें राष्ट्र वो संकल्प नहीं है। जैसे उन्होंने बताया यूएसएसआर, रशिया में कई देश राष्ट्र है उसके अंदर, इसलिए जब गोर्बाचेव ने ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका ऐसा सुधार लाया था, एक दिन में सभी राष्ट्र एक एक करके अलग अलग करके इंडिपेंडेंट हो चुका है। इसलिए रशिया में कई राष्ट्रों का एक संकुल वहां थे। मार्क्सिज्म ने राष्ट्र को इनकार कर दिया और उन्होंने इंटरनेशनलिज्म लाने की प्रयास किया, लेकिन इसमें इसका परिणाम क्या हुआ? दो तरफ की परिणाम हुआ। एक तो रशिया एक तरफ की इंपीरियलिज्म लाने के लिए प्रयास किया, उन्होंने बहुत सारे विदेशी राज्यों को के ऊपर आक्रमण करके उनको कब्जा कर दिया, जैसे यूगोस्लाविया, हंगरी, ईस्ट जर्मनी। और ये कोल्ड वॉर के समय अमेरिका और रशिया के बीच में कौन सुपर पावर बनना है, इसके बारे में बहुत एक तरफ की कोल्ड वॉर चलते रहते थे। इसी तरह रशिया का एक साम्राज्यवाद, वो एक इसी इंटरनेशनल कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नाम पर उन्होंने खड़ा करने की प्रयास किया। लेकिन बाद में क्या हुआ? उस समय मॉस्को सेंट्रिक एक यूनिसेंट्रिक कम्युनिज्म था, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सेंटर मॉस्को था। लेकिन बाद में जब चाइना में माओ ने एक चाइनीज कम्युनिज्म खड़ा कर दिया, तो पीकिंग दूसरा एक सेंटर बन गया। सो दो सेंटर्स कम्युनिज्म हो गया। पीकिंग अभी बीजिंग का पुराना नाम है पीकिंग। फिर हर देश में अपना अपना कम्युनिज्म खड़ा कर दिया, तो मल्टी सेंट्रिक कम्युनिज्म बन चुका है। मार्क्सिज्म राष्ट्र को इनकार करते हुए बताया कि प्रोलेटेरिएट हैज नो फादरलैंड, मजदूरों के लिए कोई पितृभूमि ऐसा कुछ नहीं, पूरे विश्व के मजदूर एक होना चाहिए। और एक इंटरनेशनल कम्युनिज्म, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल उन्होंने खड़ा कर दिया। लेकिन कम्युनिस्ट देशों में क्या परिणाम हुआ? रशिया में लेनिन के नेतृत्व में एक रशियन कम्युनिज्म वो धीरे धीरे इमर्ज हो गया। उसी तरह चाइना में
माओ ने एक चाइनीज कम्युनिज्म खड़ा कर दिया, वियतनाम में होचिमिन ने एक वियतनामीज कम्युनिज्म खड़ा कर दिया। इसलिए राष्ट्र भावना बिल्कुल सशक्त रूप में सभी कम्युनिस्ट देशों में अभी भी रखते हैं। और विश्व सरकार हो सकते हैं क्या, संभव है क्या, इसके बारे में उन्होंने पूजनीय गुरुजी का विचार भी हमारे सम्मुख रखते हैं। पूजनीय गुरुजी ने बताया एक विश्व सरकार भी संभव है, लेकिन उसका बेस क्या होना चाहिए, उसका आधार क्या होना चाहिए, वो तो हमारे एक पारिवारिक संबंध होना चाहिए। इसलिए वसुधैव कुटुंबकम, विश्व परिवार, ऐसा एक विचार के आधारित एक विश्व सरकार बन सकते। भारत में सबसे प्राचीन एक विकेंद्रीकृत राजनीतिक व्यवस्था है, वो है पंचायत। उसका उद्भव है वेद काल में सभा और समिति उसे बनाया है। इसलिए वहां भी एक तरह की पारिवारिक तरफ की सोच वहां है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने बताया पंचायत के सिस्टम में हमारे परंपरागत तरीका क्या है, वहां एकाभिप्राय होना चाहिए, सबके साथ एक ही अभिप्राय के रूप में ये निर्णय लेना है। उसी तरह पंचायत सशक्त होना चाहिए, एक तरह की डिसेंट्रलाइज्ड विकेंद्रीकृत राजनीतिक व्यवस्था पूरे देश में सशक्त रूप से होना चाहिए। तो केंद्रीय सरकार का भूमिका क्या होगा, उसके बारे में उन्होंने बताया ये केवल एक वॉचडॉग के रूप में केवल पर्यवेक्षण और देखभाल करना। अब दत्तोपंत जी कानूनी व्यवस्था के बारे में गहराई में चर्चा करते हैं। दुर्भाग्य से भारत में, हमारे संविधान में भारत की आजादी के बाद एक तरफ की वेस्टमिनिस्टर मॉडल हमने अडॉप्ट कर दिया और कॉलोनियल प्रशासन की आदत और पार्लियामेंट्री प्रक्रिया और सीक्रेट फाइल्स, ऐसा कई मुद्दे हमने ये वेस्टमिनिस्टर मॉडल से हमने अपनाया है, अभी भी वो चलते रहते हैं। इसलिए इसमें क्रांतिकार परिवर्तन होना चाहिए। उन्होंने हमारे लीगल सिस्टम का एक विचित्र रूप उन्होंने बताया। लॉर्ड डेनिंग्स ने बताया कि एक जज सत्य के लिए खोजना, जांच करना, ये नहीं करनी चाहिए। इसलिए एक तरफ की एक्यूसेटोरियल एक सिस्टम लीगल में लागू किया है, उसमें दोषारोप करते हैं। इसमें ट्रायल में दोषारोप के जवाब दूसरे साइड देना, दो साइड होता है, उसमें एक साइड प्रोसिक्यूशन दोषारोप करता है और दूसरे साइड उसका जवाब देना है। ऐसा एक सिस्टम अभी देश में लागू किया है। लेकिन भारत का सिस्टम तो इंक्विजिटोरियल है, माने सत्य क्या है, सच क्या है, ये खोजना ये भी जज का काम है। और लीगल सिस्टम कैसे देश में खड़ा हुआ, इसके बारे में भी वो चर्चा करते हैं। एक आइडियल सोसाइटी में सब लोग धार्मिक रूप से परस्पर धर्म के आधारित परस्पर रक्षा करते हैं। सत्ययुग के बारे में बोलते हैं, धर्मेणैव प्रजा सर्वम रक्षन्ति स्म परस्परम। जब धर्म समाज में नष्ट हुआ उस समय डिस्प्यूट्स, झगड़ा, ये सब डिस्प्यूट सब उस समय शुरू हुआ था। नष्टे धर्मे मनुष्येषु व्यवहार प्रवर्तितः। पश्चिमी विचारधारा में माइट इज राइट ऐसा बोलते हैं, जो शक्तिशाली होता है उनका आदेश, उनका विचार वो समाज स्वीकार करते हैं, इसलिए माइट इज राइट ऐसा प्रिंसिपल है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं। भारत का स्थिति क्या है, भारत राइट इज माइट, जहां सच है, जहां सही बात है, वो हमेशा समाज स्वीकार करते हैं। कोई भी शक्तिशाली आदमी को जो बोलते हैं वो सही है, ऐसा कभी भी भारत की संस्कृति में उसका स्वीकृति कभी भी हुआ नहीं। इसलिए सत्यमेव जयते ये प्रिंसिपल हमेशा हमारा इसमें होता है। और कौटिल्य के एक सिद्धांत भी उन्होंने बताया, बेस्ट टू लीड द रेस्ट। समाज में अच्छे लोग वो बिल्कुल बाकी लोगों को लीड करना है, सर्वश्रेष्ठ आदमी बाकी लोगों का नेतृत्व करना है। और संविधान के बारे में भी डॉक्टर अंबेडकर ने यही बताया। उनका अंतिम भाषण में उन्होंने बताया ये संविधान का सक्सेस कहाँ रहते हैं। उन्होंने बताया लोगों के नैतिक समझ में इसका सफलता निर्भर है। दुर्भाग्य से हमारे संविधान में भारत की संस्कृति की मूलाधार जो धर्म है उसके बारे में ज्यादा किया नहीं। ये एक राइट बेस्ड कॉन्स्टिट्यूशन, एक संविधान हमको मिला है। और अपना अंतिम भाषण में डॉक्टर अंबेडकर ने जो बताया उसके बारे में दत्तोपंत जी बहुत महत्वपूर्ण रूप से वो बताते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने बताया अभी हमको एक राष्ट्रीय समानता मिला है,
लेकिन सामाजिक और आर्थिक समानता ये बाकी है। जब तक